नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस गंगा पे। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा सेकंड। और पहले लेक्चर में हमने मतलब जो पहला लेक्चर था उसमें हमने जनन तंत्र के बारे में थोड़ा सी जानकारी ली थी, लैंगिक अंग के बारे में देखा था। और जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो किसके ऊपर रहेगा? नर जनन तंत्र के ऊपर। किसके ऊपर रहेगा? नर जनन तंत्र के ऊपर। तो चलो देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नर जनन तंत्र देखेंगे और उसी के भाग के बारे में देखेंगे। अभी ये सीरीज मतलब नर जनन तंत्र आपका 2-3 लेक्चर तक चलेगा। उसके बाद हम लोग मादा जनन तंत्र देखेंगे। फिर ढेर सारी चीज़ें आएंगी जो इस चैप्टर में हैं। 9 क्वेश्चन हैं जिनमें से कुछ आप करिएगा और कुछ मैं कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो नर जनन तंत्र कह क्या रहा है, मतलब होता क्या है, कहाँ स्थित होता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या है? नर जनन तंत्र मानव के शरीर में श्रोणि भाग में स्थित होता है, पेल्विक रीजन में स्थित होता है, यानी कि श्रोणि भाग में स्थित होता है। अभी आगे बताऊंगा श्रोणि भाग कहाँ पाया जाता है, वक्षीय भाग क्या है, ये सब के बारे में। तो अब देख लो नर जनन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। पहला तो मुख्य क्या होता है? मुख्य जनन लैंगिक अंग कौन सा है? वृषण, जो कितना है? एक जोड़ी। फिर सहायक ग्रंथियां आ जाती हैं जो द्वितीयक लैंगिक अंग में आती हैं। सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? आपका है सहायक ग्रंथियों में क्या आता है? शुक्राशय आता है जो कैसा है? एक जोड़ी है। प्रोस्टेट ग्रंथि आती है जो कैसी है? अयुग्मित है, एक है। फिर क्या आती है? काउपर ग्रंथि या बल्बोयूथरल ग्रंथि, दोनों नाम है इसके। ये कैसी है? एक जोड़ी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि अयुग्मित है या युग्मित है, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको यहाँ से भी याद रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब चलो और देखो इसमें क्या क्या होता है। हमने क्या देखा? मुख्य लैंगिक भाग कौन सा है? वृषण। और मतलब द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से हैं? सहायक ग्रंथि हो गई। अब बाह्य जननेंद्रियां में क्या आता है? मानव में बाह्य जननेंद्रिय क्या है? शिश्न है और आदि, मतलब शिश्न के अलावा भी होते हैं। और सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं इसको देख लो। मानव में 4 सहायक नलिकाएं हैं। कितनी? 4। पहले वृषण जालिका, फिर शुक्रवाहिका, फिर अधिवृषण, फिर शुक्रवाहक। यानी कि जब वृषण से नलिकाएं प्रारंभ होती हैं तो सबसे पहले वृषण जालिका बनती है, फिर शुक्रवाहिका बनती है, फिर अधिवृषण बनती है, फिर शुक्रवाहक, और फिर सीमन कहाँ जाता है? शुक्राशय में जाता है। तो इतना समझ में आया होगा। इसको आप ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे नर जनन तंत्र के भाग बना के, तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। और भी चीज़ें लिखनी होंगी जो आगे स्लाइड में हैं। तो अब चलो क्या देखते हैं। पहले वृषण कोश। क्या है वृषण कोश? यह एक थैलीनुमा संरचना है जो उदर गुहा के बाहर शिश्न के आधारी भाग पर स्थित होती है। क्या है ये? थैलीनुमा संरचना है जो उदर गुहा के बाहर शिश्न के आधारी भाग पर स्थित होती है। तो चलो देखो, आधारी भाग मतलब उदरी गुहा क्या है, आधारी भाग क्या है। तो यहाँ पे एक चित्र बना है। अब मेरी चित्रकला उतनी अच्छी नहीं है तो जैसा बना मैंने समझाने के लिए बना दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायाफ्राम होता है आप में, जो कहाँ होता है? जो आपकी रिब्स होती हैं यानी कि पसलियाँ, उनके नीचे ही डायाफ्राम पाया जाता है। तो डायाफ्राम के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? आपका उदरी गुहा, जिसमें आपका पेट भी आता है और जनन भाग भी आता है। और डायाफ्राम से ऊपर वाला वक्षीय गुहा, जिसमें आपके फेफड़े और हृदय, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब देख लो उदरी गुहा में वृषण, हम वृषण कोश की बात कर रहे थे। ऊपर क्या था? वृषण कोश। अभी वृषण कोश के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले वृषण के बारे में जान लो। वृषण कोश के अंदर ही वृषण पाया जाता है। क्या है? उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। ये शुक्राणुओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि वृषण किसके लिए उत्तरदायी होता है? शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। और ये कितने होते हैं? 2, यानी कि एक जोड़ी।
या डबल, कुछ भी बोल सकते हो। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे वृषण कोश। क्या देखने, वृषण कोश क्या होता है, तो यहाँ पे ताप लिखा गया है, तो वृषण कोश ताप को नियंत्रित करता है। यहाँ पे लिखा गया है उदर गुहा के तापमान से 2 से 2.5 सेल्सियस ताप कम होता है। तो यहाँ पे लिखना, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे ठीक भी है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। लिखना उदर गुहा के का तापमान, उदर गुहा का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होता है, 2 से 2.5 सेल्सियस कम होता है। अब ये आगे एक स्टार पॉइंट है, यह तापमान टेस्टिस में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। यानी कि ये जो तापमान कम है ये किसके निर्माण के लिए आवश्यक है, शुक्राणुओं के लिए। और शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ये चीज़ें मैं सुधार दूंगा जब टेलीग्राम पे PDF डालूंगा। अब हमने क्या देखा, वृषण के बारे में थोड़ा सा देखा, वृषण कोश के बारे में देखा। अब हम देखते हैं वृषण, जो हमारा प्राथमिक जनन अंग है। क्या है वृषण, लिखा हुआ है प्राथमिक जनन अंग होता है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है, मेसोडर्म से होती है। और इसका निर्माण उदर गुहा के अंदर वृषण के समीप होता है, वृक्क के, माफ़ करिए, वृक्क के समीप होता है। यानी कि इसका निर्माण कहाँ होता है, वृषण का निर्माण कहाँ होता है, निर्माण तो उदर गुहा के अंदर होता है, वृक्क के पास। लेकिन ये बाद में कहाँ आ जाता है, वृषण कोश में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रेगनेंसी के 7वें महीने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्रिया के कारण वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में चले आते हैं। यानी कि वृषण उदर गुहा से कहाँ चले आते हैं, वृषण कोश में चले आते हैं। कहने का मतलब है वृषण बनता कहाँ है, वृषण आपका उदर गुहा में बनता है। लेकिन जब 7वें मंथ चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, तो ये कहाँ आ जाते हैं, वृषण कोश में चले आते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलो आगे देखते हैं। अब देख लो वृषण कोश और उसमें जो थोड़े बहुत पाए जाते हैं पॉइंट्स, जैसे स्पर्मेटिक कोड हो गई, ताप को कौन नियंत्रित करता है, इन्हें पकड़े कौन रहता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, सभी को ऊपर पता होगा ये वृषण है और ये कहाँ से आए हैं, उदर गुहा से। कब आए थे, 7वें मंथ में प्रेगनेंसी के। और ये कहाँ बने थे, वृक्क के पास, यानी कि किडनी के पास बने थे। यहाँ से ये अंदर आए थे। कई बार होता है जब ये वृषण कोश आते हैं, लेकिन ये वृषण कोश में नहीं आ पाते। जब वृषण कोश में नहीं आ पाता तो क्या हो जाती है, नपुंसकता आ जाती है। ये भी पॉइंट याद रखना। अब देखो यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड लिखी हुई है, याद रखना कहाँ लिखी हुई है, ये उदर गुहा है और ये वृषण कोश है। यही उदर गुहा से इसके अंदर वृषण कोश के अंदर आई है स्पर्मेटिक कॉर्ड। लिखा है ये टेस्टिस को श्रोणि भित्ति से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, श्रोणि भित्ति से। फिर क्या है, इसमें क्राइम मास्टर पेशीय, यानी कि रक्तवाहिनी, तंत्रिका तंत्र, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, क्राइम मास्टर पेशी पाई जाती है, रक्तवाहिनी पाई जाती है, तंत्रिका तंतु पाया जाता है, और क्या है, शुक्रवाहक आदि पाए जाते हैं, यानी कि वास डिफरेंस पाया जाता है। ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, स्पर्मेटेड कॉर्ड में पाई जाती हैं। और ये किसको जोड़ता है, ये श्रोणि भित्ति से जोड़ता है वृषण को। अब देखो, अब हम देखने वाले हैं कैनाल। कौन से कैनाल, इंगुइनल कैनाल, यानी कि यहाँ पे जो छिद्र टाइप में है। कैनाल क्या होता है, एक तरीके का छोटा रास्ता होता है, वही कैनाल के बारे में बात की गई है। अब ये उदर गुहा को वृषण कोश से जोड़ती है। ये उदर गुहा को किससे जोड़ती है, वृषण कोश से जोड़ती है। अब अगला देखो, यहाँ पे 2 पेशियों की बात की गई है और इनका काम क्या है। क्या है आपका, क्राइम मास्टर पेशी और डर्टोस पेशी। अब ये क्या करती हैं, ये मिल के क्या करती हैं, ये देखो।
ये दोनों मिलके क्या काम करती हैं? वृषण कोश के तापमान को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी हैं। किसके तापमान को नियंत्रित करती हैं? वृषण कोश के तापमान को नियंत्रित करती हैं। और घटा कितना, शरीर के तापमान से कितना घटा देती हैं? 2 से 2.5 सेल्सियस तक ये तापमान घटा देती हैं। और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन ये उनमें से एक होता है। ये दोनों पेशियाँ मिलकर क्या करती हैं? तापमान को घटाती हैं। और सभी को पता होगा ये वृषण है, बताने की ज़रूरत है नहीं, ऊपर वाली स्लाइड में बताया है। तो नीचे से कौन पकड़ता है? गुबरनेकुलम। तो आशा है इतना समझ में आया होगा। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से, टेलीग्राम पे जाके इसकी PDF मिल जाएगी, चाहे तो वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। तो अब देख लो वृषण के बारे में और चीज़ें, संरचना। तो ये हमारा क्या रहा? वृषण रहा, यानी कि टेस्टिस। अब क्या है संरचना इसकी? अंडाकार होती है। आकार देख लो, लंबाई इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। और इसकी, किसकी? वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि सेमनीफेरस नलिकाएं होती हैं। अब इसकी संरचना देख लो, वृषण की क्या देख लो? आंतरिक संरचना देख लो। यहाँ पे लिखा गया है वृषण की आंतरिक संरचना। तो हम किसके बारे में देखेंगे? वृषण की आंतरिक संरचना। यहाँ पे एक वृषण दिखा रहा होगा जिसे हमने आधारीय भाग से काटा हुआ है। ये कौन सी है? पृष्ठ सतह हो गई, और ये अधर सतह हो गई। ये कौन सी सतह है? पृष्ठ सतह, ये अधर सतह। इतना समझ में आया? अब देखो, अगर हम बात करें तो इसके ऊपर परतें होती हैं, तो उन परतों के बारे में देख लेते हैं। सबसे बाहरी जो इसकी परत होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका वैजाइनलिस, यानी कि ये क्या है? द्विस्तरीय है, और ये अपूर्ण परत है। आवरण का मतलब परत ही होती है। तो ट्यूनिका वैजाइनलिस क्या है? पहला तो ये द्विस्तरीय है और अपूर्ण है। फिर क्या आता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये क्या है? ये पूर्ण परत है। आप देख सकते हैं ये वाली जो परत है ये पूरे में है, और ये वाली आपकी हाफ में ही है। अब क्या आता है? अब आता है आपका ट्यूनिका वस्कुलोसा। ये क्या है? अत्यंत संवहनी, यानी कि अत्यंत संवहनी का मतलब होता है कुंडलित, याद रहेगा। अब यहाँ पे ये क्या है? ये ढेर सारी ये दिख रही हैं, ये है आपके वृषण पाली, लिखा भी गया है। क्या है ये? वृषण पाली। अब देख लो वृषण पाली के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है वृषण पालिका। मैंने ऊपर भी बताया था कि वृषण पालिका क्या होती है। अब देख लो, यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक वृषण में 200 से 250 वृषण पालिका पाई जाती है। कितनी? 200 से 250 वृषण पालिका पाई जाती है। इन्हीं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसे हम कल देखेंगे कि इनमें कौन सी नलिकाएं होती हैं, क्या करती हैं, कैसे होता है। ये सब हम कब देखेंगे? कल। आशा है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, नर जनन तंत्र मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? कि अवच्छेद गुहा में होता है, श्रोणि भाग में होता है, उदर गुहा में होता है, या ग्रीवा में होता है? मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कहाँ पे होता है आपका, वो श्रोणि भाग में स्थित होता है। क्या स्थित होता है? वृषण स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? वृषण कोश में स्थित होता है, जो किस भाग में पाया जाता है? श्रोणि भाग में पाया जाता है। अब देख लो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? आपको बताना है प्राथमिक जनन अंग कौन सा है। इसको मैंने कल भी बताया था, आज के लेक्चर में बताया था। प्रोस्टेट ग्रंथि है, शिश्न है, वृषण है, या शुक्राशय है? तो प्राथमिक जनन अंग कौन है? जो प्राथमिक जनन का मतलब जो युग्मनज का निर्माण कराता है। युग्मनज का निर्माण कौन कराता है? आपका वृषण कराता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सी को करेक्ट कर लीजिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका,
गर्भ अवस्था के किस महीने में वृषण उदर गुहा से वृषण कोष में उतरते हैं? तो क्या वो तीसरे मंथ में होता है, 5 मंथ में होता है, 7th या 9th मंथ में? तो मैंने बताया था प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में आते हैं, वो 7th मंथ में आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चौथा देख लो। चौथा वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता, कुछ आपके लिए भी छोड़ने हैं और आपको भी करने हैं। तो अभी 4 क्वेश्चन हुए, जिनमें से एक मैंने छोड़ा दिया है और एक आपको करने हैं, यानी कि 3 मैंने कराए हैं और एक आपको करना है। अभी 2 क्वेश्चन और आप लोगों को करने हैं, जिसके उत्तर मुझे कमेंट में चाहिए। फिर क्या है, वृषण कोष का तापमान उदर गुहा के तापमान से लगभग कितना कम होता है? क्या 1 सेल्सियस कम होता है, 2 से 2.5 सेल्सियस कम होता है, 5 सेल्सियस कम होता है या 7 सेल्सियस कम होता है? तो वो कितना होता है आपका बी नंबर, 2 से 2.5 सेल्सियस कम होता है। शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इससे कितना कम रहेगा, 2 या यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह मत समझिएगा, इसको हाइपन है, 2.5 इतना कम होगा, यानी कि 35 होगा या 34.5 होगा। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ क्योंकि ऑप्शन नीचे हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। शुक्राणुओं के निर्माण की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? यानी कि शुक्राणुओं के जो निर्माण की क्रियात्मक इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? क्या वृषण जालिका कहते हैं? क्या उसे हम वृषण जालिका कहते हैं, शुक्रवाहक कहते हैं, सेमनीफेरस नलिकाएं कहते हैं या अधिवृषण कहते हैं? तो मैंने ऊपर ही बताया था, जहाँ पे अंडे का मतलब वृषण का आकार था, लंबाई चौड़ाई थी, वहीं पे जाके देखो लिखा हुआ है। जो वृषण की क्रियात्मक इकाई होती है, जो युग्मकों का निर्माण कराती है, वो कौन सी है? सेमनीफेरस नलिका। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसे आप लोग करिएगा, इसका उत्तर भी मुझे कमेंट में चाहिए। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखो। 8वां नंबर क्वेश्चन भी आसान है, इसका उत्तर भी मुझे आप लोगों के द्वारा कमेंट में चाहिए। यानी कि 8 में से मैंने अभी 3 छोड़ा है, तीनों के उत्तर आपको देने हैं कमेंट में। चलो 9वां देखो। 9वां नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वृषण में लगभग कितने वृषण पालियाँ पाई जाती हैं? तो क्या वो 50 से 100 के बीच में होती हैं, 100 से 150 के बीच में होती हैं, 200 से 250 के बीच में होती हैं या 300 से 350 के बीच में होती हैं? तो जो आपकी वृषण पालियाँ होती हैं वो एक वृषण में कितनी होती हैं? वो एक वृषण में आपकी 200 से 250 के बीच में होती हैं, और दूसरे वाले में भी कितनी होंगी, इसमें भी इतनी ही होंगी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। आशा है लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पहला चैप्टर भी करा चुका हूँ जिसमें आपके 12 लेक्चर हैं, और कम समय में आप वहाँ से जाकर रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास। थैंक यू।